तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सिविल वॉर कॉमिक के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पिछला पार्ट हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया था और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए या फिर हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए। इस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्टैनफोर्ड शहर के अंदर कुछ सुपर हीरोज और कुछ सुपर विलन्स के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर उनकी लड़ाई के बीच ही एक सुपर विलन वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट की वजह से उस पूरे एरिया के 800 लोग मर जाते हैं और उन मरने वालों में ज्यादातर पास के स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं। इस घटना को देखकर सभी लोग सुपर हीरोज के खिलाफ हो जाते हैं और लोग सुपर हीरोज के ऊपर बैन लगाने की बात करने लगते हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो सभी सुपर हीरोज की रियल आइडेंटिटी को सामने लाकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी, जिसके बाद सारे सुपर हीरोज गवर्नमेंट के अंडर रहकर सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करेंगे। पर कैप्टन अमेरिका इस चीज के खिलाफ होते हैं और फिर डेयरडेविल, गोलैथ और ल्यूक के जैसे बहुत से सुपर हीरोज कैप्टन अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करते हैं। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट इस एक्ट को लागू कर देती है और जितने भी सुपर हीरोज रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं उन सबको ये ऑर्डर्स देती है कि वो शील्ड के साथ मिलकर उन सभी सुपर हीरोज को पकड़कर जेल में डाल दें जो कि इस एक्ट के खिलाफ खड़े हैं। अब आगे रजिस्ट्रेशन एक्ट के लागू होने की वजह से कोई भी सुपर हीरो बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए फैंटास्टिक फोर टीम के मिस्टर फैंटास्टिक वकांडा आकर इस रजिस्ट्रेशन के बारे में ब्लैक पैंथर को बताते हैं और ब्लैक पैंथर से कहते हैं कि तुम भी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर साइन कर दो और हम लोगों के साथ आ जाओ। पर ब्लैक पैंथर मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि ये तुम्हारा और तुम्हारे देश का आपसी मामला है, इसीलिए ना तो मैं इस एक्ट के ऊपर साइन करूंगा और ना ही तुम्हारे मामले में दखल दूंगा। पर ये सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने तुमसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है। पर ये सुनकर ब्लैक पैंथर बोलता है तब तो तुम्हारे प्रेसिडेंट को निराश होना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पर साइन नहीं करने वाला। इसके बाद हम हैंक पिम और वास्प को देखते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं ताकि वो उनसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर साइन करवा सके। लेकिन वहाँ आते ही वोंग उन दोनों से कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरे मामले में किसी के साथ नहीं है, बल्कि जब तक तुम लोगों का ये मामला सुलट नहीं जाता तब तक तो वो ना ही कुछ खाएंगे और ना ही किसी से मिलेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके आगे हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो कि एमा फ्रॉस्ट से मिलने आया होता है। असल में टोनी स्टार्क और उसकी पूरी टीम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कैप्टन की टीम के अलावा बाकी के सारे सुपर हीरोज को अपनी तरफ कर लें और उन सभी से रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर साइन करवा लें। टोनी स्टार्क एमा फ्रॉस्ट के पास आकर उससे कहता है कि तुम तो जानती होगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, जिस पर एमा फ्रॉस्ट कहती है हाँ मैं जानती हूँ, हम सभी म्यूटेंट्स ने कल रात को इस पर मीटिंग भी की थी और हम सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम में से कोई भी कैप्टन और उसकी टीम से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। ये बात सुनकर टोनी स्टार्क बोलता है कि 90% लोग हमारे साथ हैं, कैप्टन के साथ नहीं। लेकिन इस पर एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कौन सही है। इसके बाद टोनी स्टार्क एमा फ्रॉस्ट से कहता है कि स्टैमफोर्ड में होने वाले हादसे को देखने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि कैप्टन सही है, बताओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन इस बात पर एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि स्टैमफोर्ड की बात तुम तो नहीं करो तो अच्छा होगा, तुम्हारे ये एवेंजर्स तब कहाँ थे जब जेनोशा के हादसे में म्यूटेंट्स मारे गए थे। और फिर ये बोलकर वो टोनी स्टार्क को जेनोशा का नजारा दिखाती है जहाँ पर काफी समय पहले बहुत सारे म्यूटेंट्स रहा करते थे, लेकिन सेंटिनल्स की वजह से वहाँ के 80% म्यूटेंट्स मारे गए थे। ये सब देखने और जानने के बाद टोनी स्टार्क बोलता है मैं तो तुम लोगों का अच्छा ही सोच रहा था ताकि इन सब के बीच तुम्हें और तुम्हारे म्यूटेंट्स को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये सुनकर एमा फ्रॉस्ट बोलती है हम सब सिर्फ अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम लोग बस हमें अकेला छोड़ दो और हाँ इसके बदले में हम कैप्टन की टीम ज्वाइन नहीं करेंगे। टोनी स्टार्क इस बात से दुखी तो होता है कि म्यूटेंट्स उसके साथ नहीं है, लेकिन वो इस बात से खुश भी होता है कि म्यूटेंट्स कैप्टन की टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके आगे हम कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल, हरकुलिस और गोलैथ को देखते हैं जो कि अपना भेस बदलकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। वो सब रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं और आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन का अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रखना अब उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ऐसा करने से अब उसके करीबी खतरे में आ सकते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हो सकते हैं। वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी गोलैथ को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास में ही एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है जहाँ पर अभी आग लग चुकी है और उसके अंदर लगभग 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। ये सुनते ही वो सब अपने कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस लोकेशन पर कैप्टन अपनी पूरी टीम को बुला लेते हैं, जिसके बाद उस जगह पर कैप्टन की पूरी टीम आ जाती है। लेकिन वहाँ पर आते ही उन्हें एक भी आदमी नहीं दिखता है। ये देखकर कैप्टन की टीम को थोड़ा शक होता है, पर फिर तभी केबल को एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज और फिर वो बोर्ड देखते ही उन सबको ये पता लग जाता है कि उन सबको वहाँ पर धोखे से बुलाया गया है। इसके बाद ही वीकन और क्लोक के ऊपर बेहोशी के डार्ट से हमला होता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही कैप्टन के टीम मेंबर्स पीछे देखते हैं तभी उन्हें वहाँ पर नजर आता है कि उस जगह पर आयरन मैन की पूरी टीम के साथ साथ शील्ड का हेली कैरियर भी मौजूद होता है। ये सब देखकर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से बोलते हैं कि तुम सब यहाँ पर सिर्फ खड़े क्यों हो,
तुम्हारे ये शील्ड एजेंट्स हम पर फायरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पर आयरन मैन बोलता है, कैप्टन हम सब यहाँ तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें एक आखिरी मौका देने आए हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर साइन करने का। पर ये सुनकर कैप्टन बोलते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम सब सरेंडर कर दें। ये सुनता ही स्पाइडरमैन बोलता है, कैप्टन अगर अभी यहाँ पर हम सब आपस में लड़े तो उससे हम में से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा तो सिर्फ बुरे लोगों को। क्या आप यही चाहते हैं कैप्टन? क्या ये आपके आदर्शों के खिलाफ नहीं है? पर ये सुनते ही कैप्टन बोलते हैं, आदर्शों की बात तुम तो मत ही करो पीटर। क्या मैरी जेन ये जानकर भी खुश होगी कि अब उसके घर का पता तुम्हारे सारे दुश्मनों के पास है। इसके बाद आयरन मैन बोलता है, मुझे पता है कैप्टन तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन मेरा यकीन मानो दुनिया बदल चुकी है। दुनिया अब सुपर हीरोज को किसी मास्क के पीछे नहीं बल्कि सबके सामने देखना चाहती है। इसी के आगे आयरन मैन बोलता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता कैप्टन, मैं सिर्फ तुमसे एक मौका चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी बात समझा सकूं। और फिर ये बोलकर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कैप्टन पहले तो अपने दोनों तरफ देखते हैं और फिर वो आयरन मैन से हाथ मिलाते हैं, लेकिन हाथ मिलाने के बाद ही आयरन मैन देखता है कि कैप्टन ने उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया है, जो डिवाइस कैप्टन को निक फ्यूरी ने दिया था। इस डिवाइस की वजह से आयरन मैन को एक जोरदार झटका लगता है और फिर उसका पूरा आर्मर काम करना ही बंद कर देता है। इसके बाद कैप्टन आयरन मैन के मुंह पर पंच मारते हैं, जो देखकर कैप्टन और आयरन मैन के बाकी टीम मेंबर्स भी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद ही टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मारिया हिल अपने सारे शील्ड एजेंट से कहती है कि तुम लोग इस लड़ाई से दूर ही रहो, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ही जल्द कोड नेम लाइटनिंग आने वाला है। सभी सुपर हीरोज एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। लड़ाई के बीच स्पाइडरमैन कैप्टन की शील्ड को पकड़ लेता है और उससे कैप्टन पर ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ आयरन मैन अपने आर्मर को रिबूट कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है और सीधा कैप्टन को धक्का देकर दूर गिरा देता है और कैप्टन को पेलने लगता है। और फिर तभी वहाँ पर एक जोरदार लाइटनिंग गिरती है और हम सब देखते हैं कि वहाँ पर थॉर आ चुका होता है। वहाँ पर आते ही थॉर कैप्टन की टीम पर अटैक कर देता है। आयरन मैन का आर्मर कैप्टन अमेरिका के सारे मूव्स को कॉपी कर लेता है, इसीलिए कैप्टन के आयरन मैन के ऊपर अटैक करने से पहले ही आयरन मैन का आर्मर उस अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है और उस अटैक से बचकर कैप्टन पर हमला कर देता है, जिस वजह से कैप्टन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसके बाद आयरन मैन एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन के साथ साथ उनकी टीम के सारे मेंबर्स की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो लोग नीचे बैठकर हिल भी नहीं पाते। पर तभी हरकुलिस पीछे से एक बड़ा सा टैंक उठाकर आयरन मैन के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आयरन मैन के ऊपर अटैक होने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी साउंड बंद हो जाता है। हरकुलिस फैल्कन से कहता है कि तुम कैप्टन को यहाँ से दूर ले जाओ, पर उन दोनों टीम्स के बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के बीच ही शील्ड एजेंट्स कैप्टन की टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर गोलायथ अपने बड़े से साइज की वजह से अपने सारे टीम मेंबर्स के आगे आकर उन्हें उन सारी बुलेट से बचा लेता है। इसके बाद गोलायथ थॉर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी थॉर अपने म्यूनिट से लाइटनिंग को समन करता है और उससे गोलायथ पर हमला कर देता है, जिस वजह से अगली पल वो लाइटनिंग स्ट्राइक गोलायथ की बॉडी के आर पार हो जाती है और गोलायथ वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसी टाइम पर उसकी मौत हो जाती है। सारे सुपर हीरोज ये देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन फिर थॉर एक बार फिर से लाइटनिंग समन करता है और उससे कैप्टन की पूरी टीम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सू स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमेन एक इनविजिबल शील्ड बनाकर कैप्टन की पूरी टीम को बचा लेती है और कैप्टन की टीम के सारे मेंबर से कहती है कि तुम सभी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए यही सही होगा। इसके बाद एक लोग अपने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से उन सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है और दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक थॉर को एक शटडाउन कोड बोलकर उसे बंद कर देता है। इसके बाद ही हैंक पिम मिस्टर फैंटास्टिक से बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुमने थॉर के इस क्लोन में ऐसी प्रोग्रामिंग की है जिससे ये थॉर की तरह सोच भी पाए, लेकिन इसके अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद गोलायथ की बॉडी देखकर स्पाइडरमैन कहता है, ये सब क्या हो गया? हम तो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचे, पर ये क्या है? और यही हमें पता लगता है कि वॉचर इन सभी चीजों को ऊपर से देख रहा होता है। इसके बाद हम एवेंजर्स टावर को देखते हैं, जिसके अंदर आयरन मैन की टीम के मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। यहीं पर मिस्टर फैंटास्टिक थॉर के क्लोन के अंदर कुछ चेंजेस करता है ताकि जो आज गोलायथ के साथ हुआ वो आगे और किसी के साथ ना हो। यहीं पर स्पाइडरमैन हैंक पिम और वास्प से बातें करता है, जिसमें हैंक पिम बोलता है, थॉर के इस क्लोन को बनाने में मैंने भी मदद की थी, पर आज इसने मेरे पुराने दोस्त को ही मार दिया। आगे स्पाइडरमैन बोलता है, हम सब ने इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन एक्ट पर साइन नहीं किया था। इसके आगे हैंक पिम बोलता है, जब एवेंजर्स पहली बार मिले थे तब टोनी को थॉर का एक बाल मिला था और उसने थॉर के उस बाल को संभाल कर रखा था, और आज हमने थॉर के उसी बाल से उसका एक क्लोन बनाया, एक भगवान का क्लोन। पर इस क्लोन में कमी कहाँ रह गई? इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका और उनके टीम मेंबर्स को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में अपना इलाज करवा रहे होते हैं। टीम के कुछ मेंबर्स सभी को बताते हैं कि हमारे कुछ जख्मी साथी उसी जगह पर रह गए थे, क्योंकि वो इतने जख्मी थे कि वो हमारे साथ नहीं आ पाए, और उन सब ने हमारे उन दोस्तों को उठाकर नंबर 42 कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है, जहाँ से निकल पाना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। पर इसके भी ऊपर हमने अपने एक साथी गोलायथ को खो दिया है। इन्हीं बातों के बीच केबल कहता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम के अंदर थॉर है। पर ये सुनते ही कैप्टन बोलते हैं, नहीं वो थॉर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वो थॉर है? तुम्हें लगता है कि थॉर कभी गोलायथ को मार सकता है? इसके बाद हम गोलायथ का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर क्रेन्स की मदद से उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा होता है।
यहीं पर टोनी स्टार्क अपने दोस्त हैप्पी से कहता है कि बेशक से गोलियथ किसी भी साइड हो, लेकिन वो एक सुपर हीरो था, एक ऐसा सुपर हीरो जिसने आज तक कई जानें बचाई थी। ये सुनकर हैप्पी बोलता है, दुख की बात है कि ऐसे सुपर हीरो के मरने के बाद उसके परिवार को उसके फ्यूनरल का भी खर्चा उठाना पड़ रहा है। पर यह सुनकर टोनी स्टार्क बोलता है, नहीं, ये खर्चे मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना जरूर करूंगा। इसके बाद टोनी स्टार्क के पास वो लेडी आती है जिनका बेटा स्टैमफोर्ड के हादसे में मर गया था। वो टोनी स्टार्क का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि आप सबने जो भी किया वो बिल्कुल सही है। गोलियथ बेशक से एक सुपर हीरो था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसने कानून तोड़ा है। ये कुछ वैसी ही बात है कि जब पुलिस बुरे लोगों को पकड़ती है तब किसी न किसी को नुकसान होता ही है। और फिर ये बोलने के बाद वो लेडी टोनी स्टार्क के हाथों में अपने बेटे का फेवरेट खिलौना देती है। इसके बाद हम सू स्टॉर्म और मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं, जहाँ पर सू स्टॉर्म मिस्टर फैंटास्टिक के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाने लगती है, जिसमें ये लिखा होता है कि जो भी अब तक हुआ मुझे उसका बहुत दुख है और मुझे इस बात को लेकर शर्म भी आ रही है कि मैंने इन सब चीजों में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं और जॉनी कैप्टन के पास जा रहे हैं और अब से हम कैप्टन के साथ हैं। पर मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ हुआ है तुम उसे संभाल लोगे, वो भी शायद बिना किसी नुकसान के। इसके बाद हम टोनी स्टार्क, हैंक पिम और वास्प को एक साथ देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर होते हैं। यहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि सुपर हीरोज के दो हिस्सों में डिवाइड होने की वजह से अब पूरे देश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सुपर हीरोज कम पड़ गए हैं और इसीलिए उन्हें इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ सुपर ह्यूमंस चाहिए थे। यहीं पर मिस्टर फैंटास्टिक भी होता है, जो कि सभी से कहता है कि अब हम लोग जिन सुपर ह्यूमंस को अपनी टीम में शामिल करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर हमने उन सबकी बॉडी के ऊपर नैनोबॉट्स लगा रखे हैं ताकि हम हर वक्त उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें। और फिर ये बोलने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक एक जेल का गेट खोलता है, जिसके अंदर से बाहर आते हैं अब तक के सबसे खतरनाक सुपर विलन्स। और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यही सिविल वॉर कॉमिक का सेकंड पार्ट था। अब इसका फाइनल पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।